व्हाट इज़ इरिगेशन एंड मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है और इरिगेशन के मेथड्स क्या होते हैं। फर्स्टली क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं उनको पानी और एयर की ज़रूरत पड़ती है उनके सर्वाइवल के लिए। डिफरेंट टाइम पे उनको डिफरेंट पानी की रिक्वायरमेंट होती है। सो जो वाटर होता है वो जनरली प्लांट्स को सप्लाई होता है जनरली बाय रेन या तो फ्लड वाटर ऑफ रिवर्स से पानी सप्लाई होता है। लेकिन क्या होता है, ये जो पानी होता है नेचुरली जो ऑब्टेन्ड होता है वो कभी कभार क्रॉप की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाते, इसीलिए हम आर्टिफिशियली क्रॉप्स को पानी सप्लाई करते हैं। जो आर्टिफिशियल मेथड हम यूज़ करते हैं क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो कहलाता है इरिगेशन। Irrigation is the science of artificial application of water to the land in accordance with the crop requirement throughout the crop period for full-fledged nourishment of the crops. Now, what is the need of irrigation? Irrigation की हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है? Firstly, inadequate rainfall. जब भी बारिश होती है वो प्रॉपर नहीं होती, कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है, इसीलिए हम इरिगेशन करते हैं ताकि हम जब पानी ज़्यादा हो तो उसको स्टोर कर सकें और जब पानी कम हो तब हम उसको यूज़ कर सकें। सेकेंड, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल जो होती है कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है, इसीलिए हम इरिगेशन यूज़ करते हैं। थर्ड, इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड। जब हमको क्रॉप की प्रोडक्टिविटी यानी कि प्रोडक्शन को बढ़ाना रहेगा तब हम इरिगेशन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, ग्रोइंग पेरिनियल क्रॉप्स, एग्जाम्पल शुगर केन, जब हमको पेरिनियल क्रॉप्स को ग्रो करना रहता है। नेक्स्ट, ग्रोइंग मल्टीपल क्रॉप्स, जब हमको 2 से 3 क्रॉप्स एक ही साल में उगाना रहता है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, सूखे से बचाने के लिए भी हम इरिगेशन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है सरफेस इरिगेशन, सेकेंड है सब सरफेस इरिगेशन। फर्स्टली सरफेस इरिगेशन क्या होता है, इसमें हम वाटर जब अप्लाई करते हैं वो सॉइल सरफेस के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, या तो ग्रेविटी से या तो पंपिंग से। इट इज़ डिफाइंड एज द वाटर एप्लीकेशन टेक्निक वेयर वाटर इज अप्लाइड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सॉइल सरफेस आइदर बाय ग्रेविटी और बाय पंपिंग। जब हम डायरेक्टली सॉइल सरफेस के ऊपर वाटर का एप्लीकेशन करते हैं वो कहलाता है सरफेस इरिगेशन। This method is best suited to soils with low to moderate infiltration capacities and to lands with relatively uniform terrain. जहाँ पे स्लोप लेस देन 3% होता है वहाँ पे सरफेस इरिगेशन हम यूज़ करते हैं। नाउ सरफेस इरिगेशन जो होता है वो फर्दर क्लासिफाइड किया गया है 2 टाइप्स में। फर्स्ट है फ्लो इरिगेशन, सेकेंड है लिफ्ट इरिगेशन। नेक्स्ट है फ्लो इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन में क्या होता है, जब भी पानी एक हायर लेवल में रहता है हमारे पास और जब हमको पानी को लोअर लेवल में सप्लाई करना रहता है ग्रेविटी के थ्रू, वो कहलाता है फ्लो इरिगेशन। और जो फ्लो इरिगेशन होता है वो फर्दर होता है पेरिनियल और फ्लड इरिगेशन में। व्हेन वाटर इज अवेलेबल एट अ हायर लेवल एंड इज सप्लाइड टू अ लोअर लेवल बाय द mere एक्शन ऑफ ग्रेविटी, देन इट इज कॉल्ड फ्लो इरिगेशन. Flow irrigation is further classified as perennial irrigation, flood irrigation. Next है lift irrigation. जब भी हमको पानी को लिफ्ट करना रहता है किसी भी मैकेनिकल या मैनुअल मीन्स के द्वारा, जैसे कि पंप्स हो गए, उसके बाद हम पानी को सप्लाई करते हैं इरिगेशन के लिए, वो कहलाता है लिफ्ट इरिगेशन. इसमें हम वेल्स और ट्यूबवेल्स को यूज़ करते हैं. इफ़ द वाटर इज लिफ्टेड अप by some mechanical or manual means such as pumps and then supplied for irrigation, then it is called lift irrigation. Use of wells and tube wells for supplying irrigation water falls under this category. Next topic है subsurface irrigation. इसमें क्या होता है, जो पानी है वो सरफेस के ऊपर डायरेक्टली नहीं अप्लाई होता है, इसमें वो जो पानी होता है वो अंडरग्राउंड जाता है बाय कैपिलरी एक्शन, पानी अंडरग्राउंड जाता है. ये कहलाता है सब सरफेस इरिगेशन. इन दिस टाइप ऑफ इरिगेशन वाटर डज नॉट एक्चुअली वेट द सॉइल सरफेस. पानी जो है वो सॉइल को वेट नहीं करता है, रादर इट फ्लोज अंडरग्राउंड, बल्कि वो नीचे चला जाता है एंड नरिशेज द प्लांट रूट बाय कैपिलैरिटी. फिर जो प्लांट्स के रूट होते हैं उनको ये नरिश करता है कैपिलरी एक्शन के थ्रू.
सो इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट है नेचुरल सब इरिगेशन, दूसरा है आर्टिफिशियल सब इरिगेशन. नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ इरिगेशन. इरिगेशन हम कितने मेथड से कर सकते हैं. सो देयर आर वेरियस वेज इन विच द इरिगेशन वाटर कैन बी अप्लाई टू द फील्ड्स. डिफरेंट वेज हैं, उनके थ्रू हम पानी को अप्लाई करते हैं फील्ड्स में. सो फर्स्ट है फ्री फ्लडिंग, सेकेंड है बॉर्डर फ्लडिंग, थर्ड है चेक फ्लडिंग, फोर्थ है बेसिन फ्लडिंग, फिफ्थ है फरो मेथड और फरो इरिगेशन, सिक्स्थ है स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड, सेवेंथ है ड्रिप इरिगेशन मेथड. सो फर्स्ट है फ्री फ्लडिंग. इस मेथड में क्या करते हैं, हम पानी को डायरेक्टली फ्रीली या वाइल्ड तरीके से सॉइल में भेजते हैं. ये है मेन सप्लाई डिच. यहाँ से पानी जाता है सब्सिडरी डिचेस में. सो यहाँ मेन सप्लाई डिच में वाटर जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ ये सब्सिडरी डिचेस में यहाँ से जाएगा. सो फ्री फ्लडिंग में क्या होता है, डिचेस को हम एक्सकवेट करते हैं फील्ड में, इस तरीके से डिचेस बनाते हैं. फिर क्या होता है, वाटर इन डिचेस से फ्लो करता है फील्ड में. नाउ इसमें वाटर जो एप्लीकेशन एफिशिएंसी है वो लो होती है. नाउ ये जो वाइल्ड फ्लडिंग, इसको हम फ्री फ्लडिंग, ऑर्डिनरी फ्लडिंग या वाइल्ड फ्लडिंग भी बोलते हैं. सो इसमें क्या होता है, ये जनरली सुटेबल होती है क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए, जो पास पास क्रॉप्स रहते हैं उनके लिए, जैसे कि पैशर्स हो गया. और जनरली ये वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पे लैंड स्टीप है. और ये मेथड को हम रोलिंग लैंड, यानी कि जहाँ पे टोपोग्राफी इरेगुलर है, जहाँ पे लैंड इरेगुलर है, वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम दूसरे मेथड्स फीजिबल नहीं होंगे. मीन्स अप्लाई नहीं कर सकते, हम बॉर्डर्स नहीं बना सकते, चेक्स बना नहीं पाएंगे, बेसिन नहीं बना सकते, फरो नहीं बना सकते. सो जहाँ पे हम दूसरे मेथड्स यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ हम फ्री फ्लडिंग को यूज़ करते हैं. इसको ऑर्डिनरी फ्लडिंग और वाइल्ड फ्लडिंग भी बोलते हैं. नेक्स्ट मेथड है बॉर्डर फ्लडिंग. इसमें हम क्या करते हैं, बॉर्डर्स बनाते हैं. ये इस तरीके से आपका एक ही मेन फील्ड चैनल, फिर यहाँ पे बॉर्डर्स के थ्रू हम पानी का एप्लीकेशन करते हैं. सो इसमें हम क्या करते हैं, लैंड को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में, जो कि सेपरेट होते हैं एक दूसरे के लो लेवल्स, जिसको हम बॉर्डर्स बोलते हैं. इसमें क्या होता है, जो लैंड एरिया होता है वो कन्फाइंड रहता है हर एक स्ट्रिप में. किस ऑर्डर में, उसका विड्थ होता है 10 to 20 मीटर के विड्थ में, और लेंथ होती है 100 to 400 मीटर की लेंथ में. सो जब हम इस तरीके से स्ट्रिप्स बनाएंगे, इस लेंथ की विड्थ और इस लेंथ का लेंथ होगा, जब हम स्ट्रिप को डिवाइड करेंगे इस अकॉर्डिंग, सो वो कहलाता है बॉर्डर फ्लडिंग. नाउ वाटर इज अलाउड टू फ्लो फ्रॉम द सप्लाई डिच इनटू ईच स्ट्रिप. फिर यहाँ पे पानी को हर एक स्ट्रिप में अप्लाई किया जाता है, वाटर को अलाउ किया जाता है हर एक स्ट्रिप में फ्लो करने के लिए. सो फिर वाटर जब है वो यहाँ से स्लोली लोअर एंड की तरफ जाता है और फिर इनफिल्ट्रेट हो जाता है सॉइल में जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है. वाटर इज अलाउड टू फ्लो फ्रॉम द सप्लाई डिच इनटू ईच स्ट्रिप. द वाटर फ्लोज स्लोली टुवर्ड्स द लोअर एंड and it infiltrates into the soil as it advances. Now, अब इसमें एक रिलेशन होता है कि कितना मैक्सिमम एरिया इरिगेट होगा इस बॉर्डर फ्लडिंग के थ्रू. सो रिलेशनशिप टू ऑब्टेन द मैक्सिमम एरिया इरिगेटेड विद द सप्लाई डिच. सो यहाँ पे टी जो है वो टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द गिवन एरिया ए के लिए टी होता है 2.303 इंटू वाई बाई एफ लॉग बेस 10 क्यू बाय क्यू माइनस एफ इंटू ए, जहाँ पे क्यू जो है वो डिस्चार्ज है सप्लाई डिच में, ए जो है वो एरिया ऑफ लैंड स्ट्रिप है जो कि इरिगेट किया गया है, वाई जो है वो डेप्थ ऑफ वाटर है जो कि फ्लो हो रहा है बॉर्डर स्ट्रिप में, एफ जो है वो रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन है सॉइल का,
और टी जो है वो टाइम रिक्वायर है टू कवर द गिवन एरिया ए। इस एरिया को कवर करने के लिए कितना टाइम की ज़रूरत पड़ी है ना। अब मैक्सिमम एरिया कितना इरिगेट होगा, वो हो जाएगा Q/F। सो दिस इक्वेशन गिव्स द मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड विथ अ सप्लाई ditch of discharge Q and soil having infiltration capacity F। सो इतना मैक्सिमम एरिया इरिगेट किया जा सकता है। नेक्स्ट मेथड है चेक फ्लडिंग। सो इसमें हम चेक एरिया बनाते हैं। यह आपका डिच है, सो चेक एरिया से पानी यहाँ पे फ्लो किया जाता है। सो चेक फ्लडिंग इज सिमिलर टू ऑर्डिनरी फ्लडिंग। ये जनरली उसी की जैसी होती है जो फ्री फ्लडिंग होती है, एक्सेप्ट दैट द वाटर इज कंट्रोल्ड बाय सराउंडिंग द चेक एरिया विथ लो एंड फ्लैट लीवीज। इसमें क्या करते हैं, हम एरिया को कंट्रोल करते हैं लो और फ्लैट लीवीज के द्वारा। ये जनरली कब यूज़ किया जाता है, क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए, जैसे कि जॉवर हो गया, पैडी हो गया, जब हमको उनका रिक्वायरमेंट रहती है। नाउ इसमें क्या होता है, जो डीप होमोजीनियस लोम और क्ले सॉइल्स होते हैं जिनकी इन्फिल्ट्रेशन रेट मीडियम होती है, वो जनरली प्रेफर किए जाते हैं इस मेथड के लिए। सो ये मेथड सुटेबल होता है मोर परमिएबल और लेस परमिएबल, यानी कि दोनों कैटेगरी ऑफ सॉइल्स के लिए। नेक्स्ट है बेसिन फ्लडिंग। ये चेक फ्लडिंग के जैसा ही रहता है, सिर्फ इसमें हम बेसिन बना देते हैं। पानी सप्लाई करने के लिए एक बेसिन बना दी जाती है, बाकी सब सेम रहता है। ये इस तरीके से इस बेसिन में पानी अप्लाई किया जाता है। यहाँ पे ये सर्कुलर बेसिन है। बेसिन में जब पानी अप्लाई किया जाएगा वो कहलाता है बेसिन फ्लडिंग। ये है आपकी सर्कुलर बेसिन। This method is special type of check flooding and adopted specially for orchard trees। इसको जनरली ऑर्चर्ड ट्रीज के लिए यूज किया जाता है। शेप ऑफ द बेसिन मे बी स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सर्कल और मे बी इरेगुलर। जो बेसिन है उसका शेप कैसा भी हो सकता है। नाउ फ्लैटर द लैंड सरफेस ईजियर इज टू कंस्ट्रक्ट द बेसिन। हमारा लैंड सरफेस जितना फ्लैट होगा उतना ही आसान होगा बेसिन को बनाना। नाउ coarse sand are not suitable for basin irrigation because of high percolation losses। coarse sand यहाँ पे suitable नहीं होते क्योंकि उनमें percolation loss ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उनके साइज बड़े होते हैं। नेक्स्ट मेथड है फरो इरिगेशन। इसमें हम क्या करते हैं, फरो बनाते हैं, फिर पानी को स्मॉल जो पैरेलल चैनल्स होते हैं, वो फरो होता है, वो पानी इन स्मॉल चैनल्स के थ्रू जाता है और यहाँ पे आपके क्रॉप्स ग्रो करते हैं। In this method of irrigation, water is applied to the land to be irrigated by a series of furrows। यहाँ पे हम series of furrows बनाते हैं। furrows क्या होते हैं, small parallel channels होते हैं जो कि पानी को कैरी करते हैं, जो कि क्रॉप्स को इरिगेट करते हैं। Water flowing in the furrows irrigates into the soil and spreads laterally to irrigate the land between the furrows। वाटर क्या करता है, furrows से इन्फिल्ट्रेट करता है सॉइल में, फिर वो लैटरली इरिगेट करने लगता है लैंड को। द क्रॉप्स जनरली इसमें जो यूज़ किए जाते हैं वो किए जाते हैं रिजेस में, जो कि फुरोज के बिटवीन होते हैं, अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था। नेक्स्ट मेथड है स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं, पानी को हम स्प्रिंकल करते हैं। स्प्रिंकल जैसे रेन वाटर होता है ना, वैसे इसमें आर्टिफिशियली हम पानी को स्प्रिंकल करते हैं। In this method, the irrigation water is applied to the land in the form of spray। स्प्रे करते हैं हम पानी को, somewhat as in the ordinary rain, जैसे बारिश के समय होता है, through a network of pipes and pumps। ये पाइप्स एंड पंप्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इस तरीके से हम बहुत सारे स्प्रिंकलर यूज करते हैं पानी को स्प्रे करने के लिए। दिस सिस्टम इज फ्लेक्सिबल टू सूट अंडुलेटिंग टोपोग्राफी। जहाँ पे लैंड ऊपर नीचे है, इसको हम वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए इसमें लैंड लेवलिंग नेसेसरी नहीं होता। और ये मेथड जनरली वेरी लाइट सॉइल के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें जो डीप पर्कुलेशन लॉस है वो हम अवॉइड कर सकते हैं।
क्योंकि पानी स्प्रिंकल हो रहा है, सो इसमें क्या हो रहा है, लॉसेस कम हो जा रहा है। दिस मेथड इज यूज्ड मेनली बाय कल्टिवेटर्स ऑफ टी, कॉफ़ी एंड वेजिटेबल्स इन आवर कंट्री। ये मेथड यूज़ किया जाता है टी, कॉफ़ी और वेजिटेबल्स के लिए। नेक्स्ट मेथड है ड्रिप इरिगेशन मेथड। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट रूट जोन में हम पानी को अप्लाई करते हैं। ये जैसे आपका ट्री है, इसमें डायरेक्टली जब रूट जोन के ऊपर पानी जाएगा इसमें ड्रिप के थ्रू, वो कहलाता है ड्रिप इरिगेशन। मीन डायरेक्टली रूट जोन में हम पानी अप्लाई करेंगे। सो वन ऑफ द लेटेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन, ये अभी के समय सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और ये वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है, वेयर एक्यूट स्कैर्सिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज़ देयर और सॉल्ट का प्रॉब्लम आता है। सो इसको हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, मीन्स पानी को डायरेक्टली रूट जोन में अप्लाई करेंगे। In this method, water and fertilizer is slowly and directly applied to the root zone of plant. रूट जोन में डायरेक्टली हम पानी और फर्टिलाइज़र को अप्लाई करते हैं ताकि इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द लॉसेज ड्यू टू इवॉपरेशन एंड परकुलेशन, लॉसेज को हम मिनिमाइज कर सकें जो कि इवॉपरेशन और परकुलेशन की वजह से होता है। ड्रिप इरिगेशन को ट्रिकल इरिगेशन भी बोलते हैं। सो ये हम कैसे अचीव करते हैं, स्पेशली डिज़ाइन इमिटर्स और ड्रिपर्स को यूज़ करके। सेंट्रीफ्यूगल पंप बहुत सूटेबल रहता है इस मेथड के लिए। सो ड्रिप इरिगेशन किसके लिए सूट करता है, रो क्रॉप्स और ऑर्चिड के लिए, जैसे कि टोमेटोस हो गया, ग्रेप्स हो गया, कॉर्न हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल मॉइस्चर प्लांट रिलेशनशिप। सो सॉइल मॉइस्चर क्या होता है, जब भी हम पानी अप्लाई करेंगे सॉइल के ऊपर, सो क्या होता है, पानी जो है वो सॉइल के पोर्स के ऊपर आ जाएगा। सो वो जो पानी सॉइल के ऊपर आएगा वो कहलाता है सॉइल मॉइस्चर। वाटर अप्लाइड टू द सॉइल मास ड्यूरिंग इरिगेशन इज हेल्ड इन द पोर्स ऑफ द सॉइल एंड इज टर्म्ड एज सॉइल मॉइस्चर। जो सॉइल पानी को पकड़ के रखेगा वो कहलाता है सॉइल मॉइस्चर। Soil moisture causes the soil to appear wet or even damp depending upon the amount of moisture present in the soil mass. So soil mass में जितना पानी होगा उस अकॉर्डिंग हमारा सॉइल होगा। ज़्यादा पानी होगा तो सॉइल वेट होगा और कम पानी होगा तो हमारा सॉइल ड्राई होगा। नाउ अब हमको चेक करना है कि जो हमारे सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कैसी है। सो उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, सो वो डिटरमाइन किया जाता है पोरोसिटी के अकॉर्डिंग। So water holding capacity of soil is one of the dominant factors influencing irrigation. The water holding capacity of soil mainly depends on its porosity. जो soil की water holding capacity है वो डिपेंड करेगी कि soil की porosity क्या है। porosity का फॉर्मूला क्या होता है, volume of voids या volume of pores by total volume. So VV equals to volume of pores, VT is the total volume, N is the porosity. इन जनरल जो सॉइल के पोर्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है कैपिलरी यानी कि स्मॉल पोर्स, सेकंड नॉन कैपिलरी और लार्ज पोर्स जो बड़े पोर्स होते हैं। सो जो कैपिलरी पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को होल्ड कर सकते हैं कैपिलरी एक्शन की वजह से और प्रिवेंट करते हैं कि वो ग्रेविटी की वजह से बाहर नहीं आ पाए। लेकिन जो नॉन कैपिलरी पोर्स होते हैं ये पानी को पकड़ के नहीं रखते, इसमें पानी जो है वो ड्रेन हो जाता है ग्रेविटी की वजह से। सो कैपिलरी पोर्स जो होते हैं इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है और जो नॉन कैपिलरी पोर्स होते हैं इनका ड्रेनेज और एरेशन ज़्यादा होता है। नाउ नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाटर। जो सॉइल वाटर को होल्ड करता है वो कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है ग्रेविटेशनल वाटर, सेकेंड है कैपिलरी वाटर, थर्ड है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। सो ग्रेविटेशनल वाटर वो पानी होता है जो कि सॉइल पकड़ के नहीं रखता और वो ग्रेविटी के द्वारा ड्रेन कर जाता है, ये देख सकते हैं आप। इट इज दैट वाटर विच इज नॉट हेल्ड बाय सॉइल बट ड्रेन्स आउट फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। जो पानी ग्रेविटी की वजह से ड्रेन आउट हो जाता है वो कहलाता है ग्रेविटेशनल वाटर। नेक्स्ट है कैपिलरी वाटर। ये वो पानी होता है जो कि ग्रेविटेशनल वाटर के निकल जाने के बाद भी सॉइल में रहता है। सो इट इज़ दैट वाटर विच इज़ रिटेन्ड इन द सॉइल आफ्टर द ग्रेविटेशनल वाटर हैज़ ड्रेन्ड आउट फ्रॉम द सॉइल।
जब ग्रेविटेशनल वाटर निकल जाएगा सो कुछ जो पानी रहता है वो कहलाता है कैपिलरी वाटर। सो कैपिलरी वाटर जो होता है वो किस वजह से रहता है कि सरफेस टेंशन की वजह से रहता है। जो कैपिलरी वाटर है उसको हम कभी कभी अवेलेबल वाटर भी बोलते हैं। ये सॉइल के पास रहता है, ये कहलाता है अवेलेबल वाटर। नेक्स्ट है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, जो पानी एड्सॉर्ब्ड होता है सॉइल के द्वारा। मीन्स सॉइल है आपका, इसके ऊपर एक थिन फिल्म जब फॉर्म करेगा पानी, वो कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। It is that water which is absorbed by the particles of dry soil from the atmosphere and is held as a very thin film on the surface of soil particles due to adhesion or attraction between the surface of particles and water molecules. Adhesion की वजह से जो पानी एक फिल्म फॉर्म करता है वो कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये जो पानी होता है ये ईजिली से रिमूव नहीं किया जा सकता क्योंकि ये हेल्ड होता है एक दूसरे से कंसिडरेबल फोर्स के द्वारा। और जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है ये जनरली प्लांट के यूज के लिए अवेलेबल नहीं होता है। कैपिलरी वाटर अवेलेबल होता है बट हाइग्रोस्कोपिक वाटर अवेलेबल नहीं होता है। ये एज अ फिल्म सॉइल के ऊपर फॉर्म होता है। नाउ हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी है सॉइल मॉइस्चर से रिलेटेड। ये है सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट। कौन कौन से कांस्टेंट सॉइल मॉइस्चर से रिलेटेड है? फर्स्ट है सैचुरेशन कैपेसिटी। सैचुरेशन कैपेसिटी ये वो अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट होता है सॉइल में जब सॉइल के पूरे पोर्स पानी से फिल होते हैं। ये किसी भी सॉइल की मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। सैचुरेशन कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द टोटल वाटर कंटेंट ऑफ अ सॉइल व्हेन ऑल द पोर्स ऑफ अ सॉइल आर फिल्ड विथ वाटर। जब सॉइल के पूरे पोर्स पानी से भर जाएंगे वो कहलाता है उसकी सैचुरेशन कैपेसिटी। ये होती है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल कितना पानी होल्ड कर सकता है ये कहलाता है मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उस सॉइल की। नेक्स्ट है फील्ड कैपेसिटी। ये वो पानी होता है जो कि एक सॉइल होल्ड करता है ग्रेविटी के अगेंस्ट। जब ग्रेविटी का पानी पूरा ड्रेन आउट हो जाता है उसके बाद जो मॉइस्चर बचता है वो कहलाता है फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर विच कैन बी हेल्ड बाय सॉइल अगेंस्ट ग्रेविटी आफ्टर द ग्रेविटी वाटर हैज ड्रेन्ड ऑफ। नेक्स्ट टॉपिक है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट वो मॉइस्चर कंटेंट होता है जिसमें जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो वाटर को होल्ड करते हैं बहुत टाइटली और उस पानी को प्लांट रूट एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते अपने ट्रांसपिरेशन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। ये पॉइंट विल्टिंग को रिजल्ट करता है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज द मॉइस्चर कंटेंट एट विच द फिल्म्स ऑफ द वाटर अराउंड द सॉइल पार्टिकल्स आर हेल्ड सो टाइटली। इस पॉइंट में क्या होता है, सॉइल जो है वो पानी को बहुत टाइटली पकड़ के रखता है और इस पॉइंट से नीचे पानी एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता प्लांट्स के द्वारा। द प्लांट रूट्स कैनॉट एक्सट्रैक्ट इनफ मॉइस्चर एट सफिशिएंटली रैपिड रेट टू सैटिस्फाई ट्रांसपिरेशन रिक्वायरमेंट, thus resulting in the wilting of plants. नेक्स्ट है अवेलेबल मॉइस्चर। जो डिफरेंस होता है फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच में वो होता है अवेलेबल मॉइस्चर। यानी कि द डिफरेंस इन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल बिटवीन द फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज टर्म्ड एज अवेलेबल मॉइस्चर। दिस रिप्रेजेंट द मॉइस्चर विच इज स्टोर्ड इन द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ कैपिलरी वाटर फॉर बीइंग यूज्ड सब्सिक्वेंटली बाय द प्लांट्स। जो पानी अवेलेबल होता है सॉइल के ऊपर जो कि यूज़ किया जा सके एज कैपिलरी एक्शन, प्लांट्स जिस पानी को यूज़ कर सकता है कैपिलरी एक्शन के थ्रू वो होता है अवेलेबल मॉइस्चर। इसको हम मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सॉइल भी बोलते हैं। फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, इसका डिफरेंस होता है अवेलेबल मॉइस्चर। नाउ अवेलेबल मॉइस्चर से जो पानी बहुत ईजिली अवेलेबल होता है प्लांट्स के लिए वो होता है रेडली अवेलेबल मॉइस्चर। यानी कि इट इज़ दैट पोर्शन ऑफ द अवेलेबल मॉइस्चर का वो हिस्सा जो कि ईजिली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है प्लांट रूट्स के द्वारा। ओनली अबाउट 75% ऑफ द अवेलेबल मॉइस्चर इज यूजुअली readily अवेलेबल।
सो अवेलेबल मॉइस्चर का 75% रीडली अवेलेबल होता है। सो इसको हम ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है मॉइस्चर इक्विवेलेंट। ये क्या होता है? ये वो परसेंट होता है जो मॉइस्चर रिटेन्ड होता है एक सॉइल सैंपल में जब उसको हम एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देते हैं 1000 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी और 30 मिनट्स के लिए। सो जो मॉइस्चर रिटेन्ड रहता है सॉइल में 10 mm थिक में, वो कहलाता है मॉइस्चर इक्विवेलेंट। यानी कि इट इज़ द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर रिटेन्ड इन एन इनिशियली सैचुरेटेड सैंपल ऑफ सॉइल 10 mm thick after being subjected to a centrifugal force of 1000 times gravity for a period of 30 minutes। जब हम ये फोर्स और ये समय तक कोई पानी सॉइल में रिटेन रहता है, मीन्स बचा रहता है, वो कहलाता है मॉइस्चर इक्विवेलेंट। नेक्स्ट है सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी। ये क्या होता है? इट इज़ द वाटर रिक्वायर्ड टू बीइंग सॉइल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ गिवन सॉइल टू इट्स फील्ड कैपेसिटी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फील्ड मॉइस्चर डिफिशियंसी। जो वाटर की ज़रूरत पड़ती है किसी भी सॉइल के लिए ताकि वो सॉइल फील्ड कैपेसिटी में आ पाए, वो कहलाता है फील्ड मॉइस्चर डेफिशिएंसी। नाउ एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यानी कि डेप्थ ऑफ वाटर हेल्ड बाय सॉइल इन द रूट जोन एंड अवेलेबल टू प्लांट्स। मीन्स जो पानी सॉइल में हेल्ड होता है और प्लांट्स के लिए अवेलेबल होता है उसकी डेप्थ क्या होगी। सो ये हम फाइंड करते हैं फील्ड कैपेसिटी से। सो फील्ड कैपेसिटी इन परसेंटेज क्या हो जाएगा? जो पानी सॉइल में रिटेन रहेगा बाय वॉल्यूम उसी सेम सॉइल का इन ड्राई में इनटू 100, ये हो जाएगा फील्ड कैपेसिटी। सो ये हो जाएगा वेट। वेट किसके इक्वल हो जाएगा? डेंसिटी इनटू डेप्थ के। सो ये हो जाएगा, यहाँ से फील्ड कैपेसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, ये वाटर रिटेंट की बात हो रही है तो ये हो गया गामा डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू। ये ड्राई सॉइल की बात हो रही है सो ये गामा डी इंटू डी डी इंटू 100। सो यहाँ से डेप्थ ऑफ वाटर आ जाएगा। सो डी डब्ल्यू हो जाएगा गामा डी इंटू डी इंटू एफ बाय गामा डब्ल्यू इन मीटर्स। यहाँ पे एफ जो है वो फील्ड कैपेसिटी मॉइस्चर कंटेंट है, डी जो है वो डेप्थ है रूट जोन का मीटर में, गामा डब्ल्यू यूनिट वेट है वाटर का और गामा डी ड्राई वेट है सॉइल का। नाउ हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं जिससे हम सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन कर सकें। फर्स्ट है बाय कीपिंग द लैंड फेलो, जब लैंड को हम फेलो रखेंगे। सेकेंड, एडिशन ऑफ मैनवर एंड फर्टिलाइजर, मैनुअल ऑफ फर्टिलाइजर्स को ऐड करेंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव होगी। थर्ड है क्रॉप रोटेशन। फोर्थ है मिक्स्ड क्रॉपिंग। क्रॉप रोटेशन में हम क्या करते हैं? डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करते हैं रोटेशन में उसी सेम फील्ड में। सो जब भी सेम क्रॉप को हम हर साल ग्रो करेंगे तो वो क्या होगा? वो न्यूट्रिएंट जो सॉइल में है वो डिफिशिएंट हो जाएगा। इसीलिए कुछ समय में अलग क्रॉप, कुछ समय में दूसरा क्रॉप। सो इससे क्या होगा? न्यूट्रिएंट बैलेंस बना रहेगा। सो क्रॉप को हम चेंज करेंगे। मिक्स्ड क्रॉपिंग में हम दो या दो से ज़्यादा क्रॉप एक ही सेम फील्ड में जब ग्रो करेंगे सो वो होता है मिक्स्ड क्रॉप। जैसे कि वीट और मस्टर्ड हो गया, उसको हम सेम फील्ड में ग्रो कर सकते हैं। सो मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है? ऑप्टिमम यूटिलाइज हो जाता है न्यूट्रिएंट्स का जो कि सॉइल में अवेलेबल होते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इरिगेशन वाटर क्वालिटी। जो वाटर इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है उसकी क्वालिटी क्या होती है? सो जिस हिसाब का हमारा वाटर होगा सो बहुत सारे फैक्टर्स उस अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे। जैसे कि water containing impurities which are injurious to plant growth is not satisfactory for irrigation। यानी जो पानी में impurities होती हैं वो प्लांट ग्रोथ के लिए इंजूरियस होता है और वो सफिशिएंट नहीं होता इरिगेशन के लिए, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। सो इसीलिए जो क्वालिटी है इरिगेशन वाटर की वो अच्छी होनी चाहिए। So the quality of suitable irrigation water is very much influenced by the constituent of the soil which is to be irrigated. Now the various type of impurities present in water that make it unfit for irrigation are classified as। So हमारे पास बहुत तरह की impurities होती हैं जो कि irrigation के लिए suitable नहीं होती, वो किस तरीके से classify की जाती हैं? जैसे कि first है sediment concentration in water, सेकेंड है टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूबल सॉल्ट्स इन वाटर, थर्ड प्रपोर्शन ऑफ सोडियम आयंस टू अदर केटायंस, फोर्थ कंसंट्रेशन ऑफ पोटेंशियली टॉक्सिक एलिमेंट प्रेजेंट इन वाटर,
Fifth, bicarbonate concentration as related to the concentration of calcium plus magnesium. Sixth है bacterial contamination. So इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, इन सब के इफेक्ट्स क्या होते हैं इरिगेशन में. फर्स्ट है सेडिमेंट कंसंट्रेशन. सो जब भी फाइन सेडिमेंट्स जो भी वाटर से ऑब्टेन्ड होंगे, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये किससे ऑब्टेन्ड होते हैं? इरोशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक से ऑब्टेन्ड होते हैं. सो ये जब डिपॉजिट होंगे सैंडी सॉइल में, सो उससे क्या होगा? फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाएगी. So when fine sediment from water is deposited on sandy soil, the fertility is improved. जब भी ये एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे पानी में, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, तो फर्टिलिटी इससे अच्छी हो जाएगी. If sediment has been derived from the eroded areas, it may reduce the fertility or decrease the soil permeability. So जब भी कोर सेडिमेंट जो कि वाटर से ऑब्टेन होंगे, जिनमें NPS नहीं है, मीन्स डिफिशियंसी है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर की, सो ये किससे ऑब्टेन्ड होते हैं? इरोजन ऑफ इग्नियस रॉक से. सो इसकी वजह से क्या होता है? फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है. नेक्स्ट है हमारा टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूबल सॉल्ट्स, मीन्स सॉल्ट्स कैसे हैं हमारे पानी में, सो उस अकॉर्डिंग इरिगेशन इफेक्ट होगा. जैसे कि सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम प्रेजेंट इन इरिगेशन वाटर में प्रूव इंजूरियस टू प्लांट्स. सो जब भी इरिगेशन वाटर में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम प्रेजेंट होंगे, सो ये क्या हो सकता है? प्लांट्स को ये हार्मफुल हो सकते हैं. सो व्हेन प्रेजेंट इन एक्सेसिव क्वांटिटीज दे रिड्यूस द ऑस्मोटिक एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट्स एंड मे प्रिवेंट एडिक्वेट एरेशन कॉजिंग इंजूरीज टू प्लांट ग्रोथ. सो जब भी ये एक्सेस अमाउंट में होंगे, सो ये प्लांट की ग्रोथ को हैम्पर करेंगे, मीन्स उससे प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा अगर ये सब सॉल्ट्स ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे. द इफेक्ट ऑफ सॉल्ट्स ऑन प्लांट ग्रोथ डिपेंड लार्जली अपॉन द टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन द सॉइल सॉल्यूशन. सो जो भी ये सॉल्ट का इफेक्ट है वो किस पे डिपेंड करेगा? कि कितना अमाउंट का सॉल्ट हमारे सॉइल में है. सो द सैलिनिटी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी कि CS आफ्टर द कंजप्टिव वाटर हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सॉइल. जब कंजप्टिव वाटर सॉइल से ले लिया जाएगा तो सैलिनिटी कंसंट्रेशन क्या होती है? सो कंजप्टिव या वाटर क्या होता है? जो वाटर रिमूव्ड होता है किसी भी वाटर शेड से इवापो ट्रांसपिरेशन की वजह से, यानी कि इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन की वजह से जो भी पानी रिमूव्ड होता है वो कहलाता है कंजप्टिव वाटर. सो सैलिनिटी कंसंट्रेशन CS इज इक्वल्स टू C इंटू Q बाय Q माइनस ब्रैकेट Cu माइनस RE, जहाँ पे Q जो है वो क्वांटिटी ऑफ वाटर अप्लाइड है, मीन्स कितना पानी हमने अप्लाई किया है. Cu जो है कंजप्टिव यूज है वाटर का. RE जो है इफेक्टिव रेनफॉल यानी कि यूजफुल रेनफॉल है. और Cu माइनस RE यूज्ड अप इरिगेशन वाटर है, मीन्स जो पानी इरिगेशन वाटर के लिए यूज हुआ है. C जो है वो कंसंट्रेशन है सॉल्ट का इरिगेशन वाटर में ये. और C इंटू Q क्या होता है? टोटल सॉल्ट अप्लाइड टू द सॉइल विथ Q अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर. और यहाँ पे Q जो है वो अमाउंट है इरिगेशन वाटर का. सो जो सॉल्ट कंसंट्रेशन होती है उसकी यूनिट होती है ppm और mg पर लीटर. सो जो सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है वो जनरली हम मेजर करते हैं बाय डिटरमाइनिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, मीन्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाटर की जैसी है, सो उस अकॉर्डिंग सॉल्ट का कंसंट्रेशन होता है. So salt concentration and electrical conductivity are directly proportional to each other. So ये दोनों directly proportional हैं. So electrical conductivity को हम express करते हैं micromoles per centimeter. So electrical conductivity at 25 degree Celsius in micromoles per centimeter क्या होगी? So हमारा जो soil का क्लास है वो क्या होगा और उसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? So अगर electrical conductivity 250 से कम है, सो हमारा जो वाटर है वो लो सैलिनिटी वाटर है और ये हम यूज़ कर सकते हैं हर एक क्रॉप के लिए. सो कैन बी यूज्ड फॉर ऑल क्रॉप्स. अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 250 टू 750 है, सो यानी कि हमारा जो क्लास है वो है मीडियम सैलिनिटी वाटर का. सो इसको हम तब यूज़ कर सकते हैं जब हम इसमें लीचिंग करेंगे. सो लीचिंग क्या होता है? लीचिंग में हम वाटर का एडिशन करते हैं, फिर उसमें जो सॉल्ट्स हैं वो मिक्स होके डिजोल्व हो जाते हैं, फिर उसको हम बाद में ड्रेन आउट करते हैं. नाउ अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 750 टू 2250 के बीच है,
सो क्लास हो जाएगा हाई सैलिनिटी वाटर, यानी कि ये हाई सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट है। सो इसको हम ग्रो कर सकते हैं स्पेशल मेजर्स के द्वारा, ताकि हम सैलिनिटी को कंट्रोल कर सकें। अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 2250 माइक्रोमोहोल्स पर सेंटीमीटर से ज़्यादा है, सो क्लास हो जाएगा हमारा वेरी हाई सैलिनिटी वाटर। सो ये जनरली सुटेबल नहीं होता इरिगेशन के लिए, मीन्स इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट का सॉल्ट प्रेजेंट है। नेक्स्ट है प्रपोर्शन ऑफ सोडियम आयंस टू अदर केटायंस। सो हम ये देखेंगे कि सोडियम आयंस कितना प्रेजेंट है। अगर एक लिमिट से ज़्यादा है सोडियम आयंस, तो वो जो पानी है वो सुटेबल नहीं रहेगा। द proportion of sodium ions present in the soil is generally measured by a factor called sodium absorption ratio. So जब हमको सोडियम आयंस का प्रोपोर्शन देखना है, सो उसको हम एक फैक्टर से देखते हैं। वो फैक्टर कहलाता है SAR। ये रिप्रेजेंट करता है सोडियम हैजार्ड्स ऑफ वाटर, मीन्स सोडियम कितना डेंजरस होगा पानी के लिए अगर एक अमाउंट से ज़्यादा है। सो SAR इक्वल्स टू सोडियम आयंस बाय रूट ओवर कैल्शियम आयंस प्लस मैग्नीशियम आयंस बाय 2। जहाँ पे कंसंट्रेशन होता है आयंस का, वो हम एक्सप्रेस करते हैं इक्विवेलेंट पर मिलियन, यानी कि EPM में। सो हमारा SAR क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारा वाटर का क्लास होगा और उस अकॉर्डिंग हम वाटर का यूज़ करेंगे। सो अगर सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो 0 to 10 के बीच है, मीन्स लो सोडियम वाटर है, पानी में सोडियम कम है। सो ये यूज़ कर सकते हैं इसको हम हर सॉइल के लिए और हर एक क्रॉप के लिए। अगर सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो 10 to 18 है, यानी कि हमारा जो पानी है उसमें मीडियम सोडियम वाटर है, सो इसको हम यूज़ कर सकते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल और ऑर्गेनिक सॉइल के लिए, जिसकी परमेबिलिटी अच्छी है। अगर सोडियम 18 to 26 है, सो मीन्स हमारा जो पानी है उसमें सोडियम ज़्यादा है, सो ये हो जाएगा हाई सोडियम वाटर। सो ये हार्मफुल हो सकता है सॉइल के लिए और इसको एक गुड ड्रेनेज की ज़रूरत पड़ेगी, और हाई लीचिंग विथ जिप्सम जब हम करेंगे तब ये यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है अगर SAR 26 से ज़्यादा है, मतलब हमारा जो पानी है उसमें बहुत ज़्यादा सोडियम है, सो ये हो जाएगा वेरी हाई सोडियम वाटर। सो ये जनरली सुटेबल नहीं होगा किसी भी यूज़ के लिए। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ पोटेंशियली टॉक्सिक एलिमेंट्स। सो टॉक्सिक एलिमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं पानी में, उनका कंसंट्रेशन कैसा है, सो उस अकॉर्डिंग क्या होगा, ये प्लांट्स के लिए हार्मफुल इफेक्ट होंगे। सो जैसे कि एलिमेंट्स हो गया जैसे बोरॉन और सेलेनियम, सो ये अगर प्रेजेंट है सो ये प्लांट्स के लिए टॉक्सिसिटी क्रिएट करेंगे। सो जो ट्रेसेस होते हैं बोरॉन के, वो प्लांट ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं, मगर इनका कंसंट्रेशन अगर 0.3 ppm से ज़्यादा है, सो ये टॉक्सिक होंगे प्लांट के लिए और उसके ग्रोथ के लिए हार्मफुल होंगे। और जो सेलेनियम है वो अगर कम अमाउंट में भी प्रेजेंट है तो भी ये टॉक्सिक है और इसको हमेशा हमको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन। सो जब भी हायर अमाउंट रहेगा बाइकार्बोनेट आयंस का, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का, सो उसके वजह से क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम का। सो उसके वजह से क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा पानी में, सो उस वजह से हमारा SAR बढ़ जाएगा, यानी कि सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो की वैल्यू बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है बैक्टीरियल कंटामिनेशन। सो बैक्टीरियल कंटामिनेशन ऑफ इरिगेशन वाटर इज नॉट अ ग्रेव प्रॉब्लम। ये एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, अनलेस द क्रॉप इरिगेटेड विथ हाईली कंटामिनेटेड वाटर आर डायरेक्टली ईटन विदाउट बीइंग कुक्ड। मीन्स अगर हम कुकिंग नहीं करते तो अभी ये हार्मफुल है, अगर हम कुक कर देंगे तो ये बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे। सो इसीलिए ये इतने ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्टली कोई भी क्रॉप को ईट नहीं करते, उसको हमेशा हम पहले कुक करते हैं उसके बाद ही ईट करते हैं। नाउ जैसे कि कैश क्रॉप्स हो गए हमारे, कॉटन, नर्सरी स्टॉक, जो हमेशा प्रोसेस किए जाते हैं हार्वेस्टिंग के पहले, सो कैन देयरफॉर यूज कंटामिनेटेड वेस्ट वाटर। ये यूज़ कर सकते हैं कंटामिनेटेड वेस्ट वाटर को विदाउट एनी ट्रबल। सो हमारे जो कुछ क्रॉप्स होते हैं उनमें हम कंटामिनेटेड वेस्ट वाटर का यूज़ कर सकते हैं, सो वो हार्मफुल इफेक्ट नहीं शो करेंगे। सो यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज़ किया था कंजप्टिव यूज़। सो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, कंजप्टिव यूज़ रेफर्स टू द लॉस ऑफ वाटर एज ए रिजल्ट ऑफ A. evaporation and transpiration, B. crop water requirement, C. evaporation and infiltration, D.
evaporation and transpiration from the cropped area. So consumptive use of water क्या होता है? वो water जो कि रिमूव होता है watershed से evapotranspiration की वजह से, यानी कि evaporation और transpiration की वजह से जो पानी रिमूव्ड होता है वो कहलाता है कंजप्टिव यूज. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, evaporation and transpiration from the cropped area. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम इज सुटेबल व्हेन. स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम को हम कब यूज कर सकते हैं? ए, द लैंड ग्रेडियंट इज स्टीप एंड सॉइल इज इजिली एरोडेबल. बी, द सॉइल इज हैविंग लो परमेबिलिटी. सी, द वाटर टेबल इज लो. डी, द क्रॉप्स टू बी ग्रोन हैव डीप रूट्स. सो जनरली जो हमारा स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है वो हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी लैंड की टोपोग्राफी इरेगुलर है, लैंड का ग्रेडियंट जो है वो स्टीप है और सॉइल ईजिली एरोडेबल है, सॉइल की परमेबिलिटी ज़्यादा है, वाटर टेबल ज़्यादा है. सो हम स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम में पानी यूज़ करते हैं बाय यूजिंग द स्प्रे. सो पानी को एज अ स्प्रे हम फ्लो कराते हैं लैंड में. सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए. जब लैंड का ग्रेडियंट स्टीप है और सॉइल ईजिली एरोडेबल है तो हम स्प्रिंकल की मदद से पानी को स्प्रे करेंगे लैंड में. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.